नमस्कार दोस्तों, मैं दिननाथ ठाकुर अपने यूट्यूब चैनल DNT एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, UGC नेट पेपर 2 के भूगोल विषय के इस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत यूरोपियन यूनियन की, अर्थात यूरोपीय संघ की। विगत 3 लेक्चर में मैंने आसियान, सार्क और आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो, जिसे हम ओपेक के नाम से जानते हैं, आप लोगों के पास लेकर आए। आज हम आप लोगों के समक्ष उसी कड़ी में लेक्चर 4 के अंतर्गत यूरोपियन यूनियन के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, इससे संबंधित UGC नेट में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों को आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के अंतिम तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि UGC नेट NTA के नए पैटर्न में इन सभी टॉपिकों से संबंधित प्रश्न बनाती आ रही है और आने वाले समय में भी इससे संबंधित प्रश्न बनेंगे। तो चलिए, सबसे पहले एक सारांश के रूप में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन क्या है, इनमें कौन कौन से संगठन शामिल है और वैश्विक परिदृश्य में यूरोप कॉन्टिनेंट के अंतर्गत इसमें कौन कौन से देश शामिल है। तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। यूरोपियन यूनियन अर्थात यूरोपीय संघ की जो हम बात करते हैं, वो एक प्रकार से राजनीतिक और इकोनॉमिक संघ है, अर्थात आर्थिक संघ है। इसमें वर्तमान समय में यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत 28 देश अर्थात 28 सदस्य शामिल हैं। संपूर्ण यूरोपीय संघ में 510 मिलियन जनसंख्या है। इसके अलावे इसमें यानी कि यूरोपीय संघ में एकल बाजार की व्यवस्था है। एकल बाजार की यदि हम बात करें तो एकल बाजार मतलब संपूर्ण यूरोप के अंतर्गत हमारे जो 28 सदस्य हैं, सभी एक रूपता वाली बाजार की बात करते हैं। यानी कि वैश्विक बाजार में जब अपनी सहभागिता की बात आती है, सहकारिता की बात आती है, तो संपूर्ण देश मिलकर एक मार्केट तैयार करते हैं। साथ ही साथ जितने भी नियम कानून बनाए जाते हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं और एक ही नियम कानून होते हैं। साथ ही साथ इसके करेंसी में हम यूरो को रखते हैं, लेकिन यूरो में 28 मेंबर में 19 मेंबर जो है यूरो करेंसी को मानते हैं, जबकि हमारे अन्य जो मेंबर हैं वो यूरो को नहीं मानते हैं, जिसके आगे हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इसमें हम बात करते हैं कि मूल रूप से हमारा 7 संगठन शामिल है यूरोपियन यूनियन में। इनकी भी चर्चा हम विस्तृत रूप से करेंगे, लेकिन इन 7 संगठनों को जानना प्रारंभ में काफ़ी आवश्यक है। यूरोपियन यूनियन की सबसे मजबूत कड़ी के रूप में सबसे पहला हमारा यूरोपियन सेंट्रल बैंक है। उसके बाद द यूरोपियन काउंसिल है। थर्ड नंबर में द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन यूनियन। फोर्थ में द यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स। उसके बाद द यूरोपियन कमीशन शामिल है। उनके उपरांत द काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन और अंतिम में द यूरोपियन पार्लियामेंट है। इन 7 संगठनों को मिलाकर हमारा यूरोपियन संघ अर्थात यूरोपीय संघ का निर्माण हुआ है। ये सभी संघ मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में, समुदाय के विकास के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, स्वास्थ्य सहयोग के क्षेत्र में, उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में, अनुसंधान, पर्यावरण और परिवहन से संबंधित अधिकारों की आदान प्रदान करती है
और हमारे संपूर्ण यूरोपीय संघ में एक मार्केट, एक बाजार नियम तैयार करती है। अब हम विस्तृत वर्णन करते हैं कि यूरोपीय संघ जो है 28 देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है जो एक रूप में कार्य करती हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, इनकी स्थापना जब हुई थी उस समय इसमें 12 सदस्य शामिल थे और इनकी स्थापना 10 दिसंबर 1991 ईस्वी को हुआ था। ध्यान दीजिए, इनकी स्थापना जो है 10 दिसंबर 1991 ईस्वी को हुआ था। और सर्वप्रथम जो है जब स्थापना हुई थी वो नीदरलैंड में एक शिखर सम्मेलन हुआ था और संपूर्ण यूरोपीय देशों का 12 देशों का एक एकीकरण था। और फाइनली 1 जनवरी 1993 ईस्वी को ये संघ अस्तित्व में आई। इन संघ के अंतर्गत सभी प्रकार की आर्थिक और राजनीतिक प्रस्ताव में हस्ताक्षर किए गए जो संपूर्ण यूरोपीय देशों के अंतर्गत एक रूपता लाई जा सके। इसमें जो हम बात कर रहे थे कि हमारा 28 देश है जिसमें से 19 देश उसकी अपनी करेंसी यूरोपियन यूरो मुद्रा को लेकर चलती है, जबकि 9 यूरोपीय देश संघ के सदस्य जिसमें हमारा बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम यूरो का उपयोग नहीं करती है। यूरोपीय संघ ने यूरोपीय देशों के बीच सदियों से चली आ रही युद्ध की समाप्ति के लिए एकल यूरोपीय राजनीतिक इकाई बनाने की इच्छा विकास किया। उसी इच्छा का परिणाम जो हमारा है आज यूरोपीय संघ है, EU शामिल है। यूरोपीय संघ ने कानून की मानकीकृत प्रणाली के माध्यम से एक आंतरिक एकल बाजार विकसित किया जो सभी सदस्य राज्यों के मामलों में लागू होता है, जहां सदस्य एक ही रूप में कार्य करने के लिए सहमत हुए। यदि हम इनकी लक्ष्य की बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण लक्ष्यों के साथ ये संघ यूरोपियन यूनियन आगे बढ़ रही है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण शांति, मूल्य और यूरोपीय संघों के सभी नागरिकों की भलाई को बढ़ावा देना, आंतरिक सीमाओं के बिना स्वतंत्र सुरक्षा न्याय प्रदान करना, संतुलित आर्थिक विकास और मूल्य स्थिरता के आधार पर सतत विकास पर जोर देना, पूर्ण रोजगार, सामाजिक प्रगति, पर्यावरण संरक्षण के साथ एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धा बाजार अर्थव्यवस्था तैयार करना, साथ ही इसमें सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव का मुकाबला करना, वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देना है। यूरोपीय संघ के देशों के बीच आर्थिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर क्षेत्रीय सामंजस्य और एकजुटता को बढ़ाना है। इसकी समृद्धि, सांस्कृतिक, भाषाई विविधता जो है उसको भी सम्मान करना है और सबको एक आर्थिक मौद्रिक संघ की स्थापना करके संपूर्ण यूरोपीय संघ में यूरो मुद्रा लागू करना है। और इन्हीं लक्ष्यों के सहारे हमारा एकल बाजार की जो नीति है वो सार्थक होता है। आगे हम इनकी इतिहास की जब हम बात करते हैं, जब यूरोपीय संघ की इतिहास की बात करते हैं तो 1946 ईस्वी में ज्यूरिख विश्वविद्यालय स्विट्जरलैंड में है। उन्होंने विंस्टन चर्चिल ने आगे बढ़कर एक संयुक्त राज्य अमेरिका के यूरोप की उद्भव की वकालत की। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय एकीकरण को अत्यधिक राष्ट्रवाद के इलाज के रूप में देखा गया था, जिससे महाद्वीप को तबाह कर दिया था। इसमें गठन की पृष्ठभूमि के अंतर्गत यूरोपीय एकीकरण के पीछे एक ऐसी महाशक्ति बनाने की इच्छा था जो सोवियत संघ के बिखरने के बाद विश्व के नए मानचित्र पर अपनी स्वतंत्रता और शक्तिशाली उपस्थिति दर्ज कराकर अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती दे। अमेरिका जो वैश्विक स्तर पर अपनी छाप छोड़ते जा रहा था, इसीलिए संपूर्ण यूरोप को एक धागा में बांधते हुए सोवियत संघ के जैसा ही अमेरिका की वर्चस्व को चुनौती देने
की बात थी। 1952 ईस्वी में यूरोपीय कोल एंड स्टील कम्युनिटी की स्थापना पेरिस 1951 के तहत 6 देशों द्वारा की गई, जिसे हम सिक्स के नाम से जानते हैं, जिसमें हमारा बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड शामिल था। इनका उद्देश्य था कि इस्पात उत्पादन में एक बाजार हासिल करना। यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस 1952 में पेरिस संधि के तहत स्थापित किया गया था और 2009 तक इसे कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन कम्युनिटी भी कहा जाता था। यूरोपियन संगठन की विकास में हमारा रोम की संधि द्वारा यूरोपियन आर्थिक समुदाय बनाया गया था। समुदाय का प्रारंभिक उद्देश्य था एक आम बाजार सीमा शुल्क संघ सहित अपने संस्थापक सदस्यों के बीच आर्थिक एकीकरण के बारे में लाना था। उसी प्रकार लिब्सन संधि हमारा 2017 में अस्तित्व में नहीं था और इसकी गतिविधियां की यूरोपीय संघ में शामिल किया गया था। विलय संधि की यदि हम बात करें, जो ब्रुसेल्स में 1965 में हुआ था, जिसमें 3 समुदाय ECSC, EAEC और EEC को एक ही संस्थान के तहत विलय करने के लिए एक समझौता किया गया, जिससे यूरोपीय समुदाय का निर्माण हुआ। ECS का निर्माण हुआ। ECS के आयोग और परिषद को अन्य संगठनों में अपने समकक्षों की जिम्मेदारी लेनी थी। और फिर हम बात करते हैं कि शेंगेन समझौता जो 1985 में हुआ था, जिसमें अधिकांश सदस्य राज्यों के बीच पासपोर्ट नियंत्रण के बिना खुली सीमाओं के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया और ये जो था 10 साल तक प्रभावी रहा, 1995 तक। इसी प्रकार हम एकल यूरोपियन अधिनियम की जब बात करते हैं यूरोपियन संघ के विकास में 1986 ईस्वी में, तो यूरोपीय समुदाय द्वारा अधिनियमित किया गया, जो कि अपने सदस्य देशों को आर्थिक विलय, एकल यूरोपीय मुद्रा और आम विदेशी घरेलू नीतियों की स्थापना के लिए समय सारणीबद्ध प्रतिबद्ध करता था। फिर उसी प्रकार 1986 में यूरोपीय संघ पर संधि भी कहा जाता है, जिसे हम मास्ट्रिक्ट संधि के नाम से जानते हैं, जो 7 फरवरी 1992 को नीदरलैंड में यूरोपीय समुदायों के सदस्यों द्वारा यूरोपीय एकीकरण को आगे बढ़ाने के लिए हस्ताक्षर किए गए थे। और ये काफ़ी टर्निंग पॉइंट रहा यूरोपियन यूनियन के विकास में, जिसमें 1992 ईस्वी में काफ़ी बड़ा धक्का लगा था शीत युद्ध के समय, जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ में संपूर्ण विश्व स्तर पर भयानक शीत युद्ध छिड़ चुका था। यूरोपियन समुदाय, जिसमें हमारा ECSC, EAEC और EEC को शामिल किया गया था। उसी प्रकार हमारा यूरोपीय नागरिकता बनाई गई, जिसमें नागरिकों के सदस्य राज्यों के बीच स्वतंत्र रूप से रहने और स्थानांतरित करने की अनुमति मिली। एक सामान्य विदेशी और सुरक्षा नीति स्थापित की गई थी। साथ ही साथ एकल यूरोपीय मुद्रा का निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया गया, जिसमें हमारा यूरो शामिल था। यह यूरोप के बढ़ते आर्थिक सहयोग के कई दशकों के बीच का बहस का परिणाम था। और इसी बीच में हमारा ECB, यूरोपियन सेंट्रल बैंक की भी स्थापना की गई थी। इनसे लोगों के स्थानीय कार्यालय के लिए यूरोपीय संसद के चुनावों के समक्ष किया, जो यूरोपीय संघ के देश में रहते थे। सन 2002 में पेरिस की संधि 1951 में समाप्त हो गई और ECSCC का अस्तित्व समाप्त हो गया। यानी कि पेरिस की संधि के माध्यम से जो ECSCC का अस्तित्व था वो 2002 में समाप्त हो गया और पूरी तरह से यूरोपीय समुदाय द्वारा अवशोषित किया जा चुका था। इसी प्रकार लिब्सन संधि भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो इस संघ के स्थापना में अपनी काफ़ी कारगर भूमिका निभाई है। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लें, इनके इतिहास को, ताकि आसानी से इसे हम समझ सकें। और जैसे जैसे यूरोपीय संघ आगे बढ़ते गया, वैसे वैसे हमारे यूरोपीय संघ की मजबूती को आधार मिलते गया और सदियों तक आपस में लड़ते रहने वाले यूरोपीय देश अपने अंतर्विरोध, प्रतिद्वंदिता, ईर्ष्या और द्वेष पूर्वाग्रह को त्याग कर एक संघ के रूप में स्थापित होने के लिए तैयार हुए थे और उसी से हमारा जो है यूरोपीय संघ का गठन हुआ।
यूरोपीय संघ में सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसके अंतर्गत हमारा 7 जो है संगठन शामिल है, जिसमें यूरोपियन संसद है। यूरोपीय संघ ईयू का एकमात्र संसदीय स्थान है जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के यूरोपीय संघ के नागरिकों द्वारा सीधे चुने जाते हैं। यूरोपीय संघ की परिषद, जिसे परिषद के रूप में भी जाना जाता है, इनके साथ मिलकर यह यूरोपीय संघ के विधायी कार्यों का अभ्यास करता है। लेकिन ध्यान दीजिए, यूरोपीय संघ के पास विधायी शक्ति नहीं होती है जितनी उसके सदस्य देशों के संसदों के पास है। फिर हम बात करते हैं दूसरा संस्थान, यूरोपीय संघ की परिषद। यह अनिवार्य रूप से द्विसदनीय यूरोपीय संघ के विधायिका का हिस्सा है, यानी कि यूरोपीय संसद का अन्य विधायी निकाय है यूरोपीय संघ परिषद, और यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों की कार्यकारी सरकारों का प्रतिनिधित्व करता है। तीसरी इसकी संगठन यूरोपीय आयोग की, ईसी की। यह यूरोपीय संघ का एक कार्यकारी निकाय है जो कानून का प्रस्ताव करने, निर्णय को लागू करने, यूरोपीय संघ की संधियों को बरकरार रखने और यूरोपीय संघ के दिन प्रतिदिन के व्यवसाय का प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार है। आयोग जो है कैबिनेट सरकार के रूप में कार्य करता है, जिसमें हमारा 28 सदस्य शामिल है। प्रति सदस्य राज्य का एक सदस्य होता है। ये सदस्य देशों द्वारा प्रस्तावित होते हैं और यूरोपीय संसद उन पर अंतिम स्वीकृति देता है। और जो हम 28 सदस्यों में से एक हमारा यूरोपीय परिषद द्वारा प्रस्तावित होता है और यूरोपीय संसद द्वारा ये निर्वाचित आयोग के अध्यक्ष होते हैं। उसी प्रकार हमारा यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिट्स की जो है, यह भी अपने सदस्य देशों की प्रदान की गई यूरोपीय संघ के संस्थाओं और यूरोपीय संघ के वित्त पोषण दोनों के भीतर वित्त की उचित प्रबंधन की जांच करता है। साथ ही साथ यह किसी भी कथित अनियमितता पर मध्यस्थता करने के लिए यूरोपीय न्यायालय को अनसुलझे मुद्दों का उल्लेख करता है। ठीक इसी रूप में हमारा यूरोपीय संघ के न्यायालय है, EJEU है। यह यूरोपीय संघ के कानून की व्याख्या करता है, कानून से संबंधित है, उसके रखरखाव करता है, साथ ही सुनिश्चित करने के लिए सभी यूरोपीय संघ में उसे लागू भी होता है। राष्ट्रीय सरकार और यूरोपीय संघ के संस्थानों के बीच कानूनी विवाद का भी ये निपटारा करता है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक की यदि बात करें तो यूरो के केंद्रीय बैंक के रूप में ये कार्य करता है और यूरो जोन के भीतर मौद्रिक नीति का प्रबंधन करता है, जिसमें हमारा 19 सदस्य देश शामिल है। जबकि कार्यकारी बोर्ड की हम बात करें तो दिन प्रतिदिन के संचालन को संभालता है, जिसमें ECB अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति और यूरो क्षेत्र के देशों के राष्ट्रीय सरकारों की नियुक्ति 4 अन्य सदस्य शामिल हैं। यूरो क्षेत्रों के देशों द्वारा यूरो बैंक नोट का उत्पादन अधिकृत करता है, साथ ही यूरोपीय बैंकिंग प्रणाली की सुरक्षा और सुदृढ़ता सुनिश्चित करता है। अगर हम वित्तीय पर्यवेक्षण व यूरोपीय प्रणाली, जिसे 2010 में पेश किया गया था, इसमें यदि हम बात करें तो वित्तीय पर्यवेक्षण की यूरोपीय प्रणाली में हमारा 5 बोर्ड शामिल हैं, जिसमें यूरोपीय प्रणालीगत जोखिम बोर्ड, 3 यूरोपीय पर्यवेक्षी प्राधिकरण, यूरोपीय बैंकिंग प्राधिकरण, यूरोपीय प्रतिभूति और बाजार प्राधिकरण, यूरोपीय बीमा और व्यावसायिक पेशन प्राधिकरण, ये सभी उनके अंतर्गत शामिल है और इन सभी को मिलाकर हमारा जो यूरोपीय संघ है वो संचालित होता है। इनकी कार्य की यदि हम देखें तो कार्य काफ़ी महत्वपूर्ण है। यूरोपीय संघ कानून और विनिमय अपने देशों के एक आर्थिक इकाई बनाने के लिए करता है, ताकि सभी सदस्यों राष्ट्रों के बीच बिना किसी शुल्क के एक मुद्रा के आसानी से एक बढ़े हुए श्रम पूल के निर्माण में स्वतंत्र रूप से प्रभावित हो सके और एक पूल में आकर सभी कुशल वितरण श्रम का उपयोग कर सके। वित्तीय संसाधनों की एक पूलिंग है यूरोपीय संघ, ताकि सदस्य देशों के लिए निवेश का जमानत या उधार दिया जा सके। यानी कि जो यूरोपियन बैंक है उसके माध्यम से एक पूल का काम करता है जो सभी एक साथ आते हैं। जैसे कि क्षेत्रों में संघ की उम्मीदों, मानवाधिकारों, पर्यावरण, राजनीतिक निहितार्थ सदस्य देशों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, जो एक राजनीतिक और आर्थिक रूप से एक बजट में एक साथ आ सके। साथ ही साथ एक समान कृषि नीति लागू करने की बात है, जिसमें विभिन्न देशों द्वारा फसलों के उत्पादन की मात्रा भी निश्चित किया जा सके। साथ ही जब हम बात करते हैं यूरोपीय संघ के परिक्षेत्र में
एक समान परिवहन नीति की, तो उनका भी प्रमुख उद्देश्य के अंतर्गत शामिल है, कार्य के अंतर्गत शामिल है, जिससे संपूर्ण यूरोपीय संघ को एक साथ लाया जा सके। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का लेक्चर, जो यूरोपीय संघ को यूरोपीय देशों में एक महत्वपूर्ण स्थान देता है और संपूर्ण विश्व में इनका अपना स्थान रहता है। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें, ताकि आने वाले वीडियो में सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।